नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी घटनाएं या कहें कि दुर्घटना व्यक्ति या संगठन को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है, जिसके बारे में उसने कल्पना नहीं की होती, जिसके बारे में सोचा नहीं होता है। ऐसा समय एक चुनौती के रूप में भी आता है, अवसर के रूप में भी आता है। अवसर जो मजबूत हैं उनके लिए, चुनौती जो कमज़ोर हैं उनके लिए। अब ये साबित करना है अजीत पवार के परिवार को और उनकी पार्टी को कि वो मजबूत है या कमज़ोर है। आपको मालूम है कि अजीत पवार का निधन हो गया एक प्लेन क्रैश में बारामती में। इत्तेफाक देखिए कि उनका कर्म क्षेत्र, वहीं पर दुर्घटना हुई, वहीं पर उनका निधन हुआ। जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ एनसीपी से निकले, या कहे एनसीपी को लेकर निकले, और अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए। उसके बाद कानूनी लड़ाई चुनाव आयोग में गई। चुनाव आयोग से उनको पार्टी का नाम, सिंबल और झंडा तीनों मिल गया। यानी एनसीपी जो 1999 में बनी थी, वो 24 साल बाद अजीत पवार की हो गई, जिसे शरद पवार ने बनाया था। और शरद पवार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, उनको दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं, उसने बताया कि अजीत पवार की ताकत शरद पवार की राजनीतिक ताकत से बड़ी हो गई है। अजीत पवार का जनाधार शरद पवार से बड़ा हो गया है। अब परिवार में अजीत पवार बड़े राजनेता हैं, शरद पवार छोटे राजनेता हैं। अब जाहिर है कि ये परिस्थिति जो है शरद पवार और उनके करीबी लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस परिवार की एक विशेषता ये रही है कि राजनीति अलग होने पर भी ये परिवार आपस में एक रहता है। हालांकि हर समय रहता है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले, जो पार्टी की नेता भी हैं और शरद पवार की बेटी भी हैं, उनके खिलाफ बारामती से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाया था। सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई, ये अलग बात है, लेकिन उसके बाद पार्टी ने बीजेपी के मदद से उनको राज्यसभा में भेज दिया। तो इस तरह से अजीत पवार की पत्नी का राजनीति में पदार्पण हो गया। अब आप देखिए, कई बार लगता है कि भाग्य कुछ या ईश्वर कुछ कराता रहता है, वरना अजीत पवार की पत्नी का राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं था। 2024 में अजीत पवार का उनको लोकसभा चुनाव में और अपनी ही चचेरी बहन के खिलाफ खड़ा करना, ये शायद भविष्य का इशारा था कि पहले से तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पवार परिवार में या अजीत पवार ने या सुनेत्रा पवार ने कभी ये सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति आएगी। अब स्थानीय निकाय के चुनाव में उनके जो दो गढ़ हैं, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, इसमें चुनौती बड़ी थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने हरा दिया था। इस बार इस गढ़ को जीतने के लिए चाचा भतीजे अलग अलग पार्टी में होते हुए भी मिल गए। मिलने के बाद भी नतीजा वही आया, यानी कि दोनों की सम्मिलित शक्ति भी भाजपा के सामने बहुत कम पड़ी। लेकिन उसके बाद से चर्चा चलने लगी कि दोनों गुट मिल सकते हैं, यानी परिवार और पार्टी दोनों एक हो सकते हैं। और इस बात की भी संभावना बढ़ गई थी कि जिला परिषद के चुनाव जो होने वाले हैं जल्दी ही, उसमें दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो अपने परिवार के साथ साथ पार्टी को बचाने की कोशिश हो रही थी। ये बात अजीत पवार और शरद पवार दोनों को समझ में आ गई कि अलग अलग रहकर दोनों नहीं बचेंगे। तो अगर पॉलिटिकल सर्वाइवल होना है तो दोनों साथ मिलकर चलें तो शायद हो जाए। मैं शायद शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव ने ये बताया कि दोनों मिलकर भी बड़ी ताकत नहीं बनते, यानी जो उनकी ताकत हुआ करती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। अब अजीत पवार नहीं है, एनसीपी नेतृत्व विहीन हो गई है। 3 वहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि 4 कह लें अगर छगन भुजबल को जोड़ ले तो। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे। अब इनमें से कोई पार्टी का नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं है। धनंजय मुंडे एक समय बीजेपी में थे, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। अपनी चचेरी बहन से उनका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ राजनीतिक, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। प्रफुल्ल पटेल का जहाँ तक सवाल है, वो कभी जनाधार वाले नेता रहे नहीं। व्यापारी हैं, बीड़ी के सबसे बड़े निर्माता व्यापारी हैं महाराष्ट्र के,
और लंबे समय से संसद में हैं। पहले लोकसभा में थे, अब राज्यसभा में हैं। उसके अलावा सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन उनका उस तरह का कोई जनाधार है नहीं। वो रायगढ़ के रहने वाले हैं, रायगढ़ से बाहर उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। उससे पहले सवाल है कि पार्टी का भविष्य का रास्ता क्या होगा। तो जो विकल्प हैं सामने, उसमें एक विकल्प है जो आसान लगता है, जिसकी संभावना भी लग रही थी कि दोनों परिवार के दोनों धड़े मिल जाए, यानी शरद पवार और एनसीपी जो अब अजीत पवार की हो गई थी, वो दोनों मिल जाएं, उनका विलय हो जाए। दूसरा विकल्प यह है कि अजीत पवार या एनसीपी के लोग, ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो है केंद्रीय शक्ति बन गई है, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। तो चाहे सुनील तटकरे हों, धनंजय मुंडे हों या प्रफुल्ल पटेल हों, इन लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा भाजपा के साथ चले जाना, क्योंकि पार्टी चलाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। अजीत पवार जैसा ना संगठन कौशल है, न उस तरह का जनाधार है, न ही शरद पवार से लड़ने की वैसी ताकत है। तीसरा विकल्प ये है कि अलग पार्टी बनी रहे, एनसीपी उसका वजूद बना रहे, उसके लिए कोई नेता खोजा जाए। सवाल नेतृत्व का है तो सामने 3 नाम आते हैं। एक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का, और 2 उनके जो बेटे हैं जय और पार्थ, उनका। जय और पार्थ को कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव नहीं है। सुनेत्रा पवार भी अभी पहली बार संसद में पहुंची हैं राज्यसभा के जरिए, उसके अलावा उनका कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव नहीं है। चुनाव लड़ी थी लोकसभा का 2024 में, तब से राजनीतिक रूप से सक्रिय है। बारामती में महिलाओं के बीच में काफ़ी काम करती हैं। अब सवाल केवल अजीत पवार के फैक्शन का नहीं है, और कई चीज़ें हैं। अजीत पवार के रहने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक संतुलन बना हुआ था, खासतौर से बीजेपी के लिए। बीजेपी अजीत पवार के जरिए एकनाथ शिंदे को साधने का काम करती थी। एकनाथ शिंदे की मांगे ज़्यादा ना हो जाए, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी ना हो जाए और भाजपा पर दबाव डालने की स्थिति में ना आ जाए, इसके लिए अजीत पवार की ज़रूरत थी। वरना जब एकनाथ शिंदे बगावत करके आए थे, शिवसेना लेकर आए थे, तब भाजपा शिवसेना मिलकर उसके बाद उनको बहुमत के लिए अजीत पवार की ज़रूरत नहीं थी। विधानसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल नहीं थी। तब भी बीजेपी ने अजीत पवार से किनारा नहीं किया, उनको साथ रखा। वो एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट का काम करते थे। वो एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा को कहें, जो बीजेपी जिस पर कंट्रोल न कर पाए, उस पर अजीत पवार करते थे। और एकनाथ शिंदे को पता था कि अगर वो अलग भी होने का फैसला करेंगे तो अजीत पवार है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी बीजेपी जो है केवल 13 सीटें दूर है पूर्ण बहुमत से। 132 सीटें उसके पास है, 145 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। तो भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन भविष्य की दृष्टि से निश्चित रूप से खतरा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तरह की अस्थिरता, अगर अजीत पवार का फैक्शन अलग रहने का फैसला करता है तो भी, अगर वो शरद पवार के साथ जाता है तो भी। तो इसमें 2 लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का, और उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का, कि वो जो अजीत पवार के लोग हैं उनको किस तरह से साथ पाते हैं, उनको क्या आश्वासन दे पाते हैं, किस तरह से उनको बता पाते हैं कि उनके साथ रहने में उनका भविष्य सुरक्षित है। दूसरा पक्ष, बल्कि कहें 3 पक्ष इसमें है। दूसरा पक्ष है अजीत पवार का परिवार। वो क्या फैसला करता है? अजीत पवार की तरह वो अकेले चलने का फैसला करता है, स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, या लौटकर परिवार में शरद पवार के साथ जाना चाहता है। तीसरे किरदार हैं शरद पवार, जो चाहेंगे कि दोनों फैक्शन मिल जाएं, क्योंकि शरद पवार की राजनीतिक ताकत लगातार घटती जा रही है और उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। उनके पास राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से बहुत सारे विकल्प हैं नहीं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एक और विकल्प है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वो है 26-27 साल बाद एनसीपी और कांग्रेस का मिलन।
अब उसके लिए राहुल गांधी और शरद पवार दोनों को कुछ समझौता करना पड़ेगा। दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षा है उससे समझौता करना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी शरद पवार और उनके पूरे परिवार और एनसीपी को साथ लेने के लिए तैयार होंगे? एक सवाल, क्योंकि आप याद रखिए राहुल गांधी ऐसे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिससे वो बराबरी के स्तर पर बात न कर सके, और शरद पवार से तो किसी हालत में नहीं कर सकते। और एनसीपी में ऐसे कई नेता होंगे जिनसे सहज रूप से बात कर पाना राहुल गांधी के लिए मुश्किल होगा। राहुल गांधी के फैसले, राजनीतिक फैसले, राजनीति की दृष्टि से नहीं, उनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद और उनकी सहजता और असहजता के आधार पर होते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि राहुल गांधी इसे किस दृष्टि से देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एनसीपी और कांग्रेस का विलय हो जाए अगर, तो क्या कांग्रेस रिवाइव हो सकती है? इसकी कोशिश की जा सकती हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी भविष्यवाणी करना अभी जो है बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन महाराष्ट्र में लगभग खत्म हो रहा है और नेतृत्व के नाम पर कोई बचा नहीं है। नेतृत्व के नाम पर पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता हैं जिनके बारे में लगता है कि वो इस दुनिया में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं। कोई समझदार व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान्य समझ का भी हो, उस तरह की बातें नहीं कर सकता, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रह चुके हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की ओर देखने का मतलब होगा कि जो कुछ बचा है उसको भी खत्म कर देना। अब लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की होगी। वो एनसीपी का किधर रहना, मतलब कौन सा विकल्प उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? एनसीपी का स्वतंत्र अस्तित्व बने रहना, या एनसीपी के ज़्यादातर लोगों का भाजपा में आ जाना, या एनसीपी का शरद पवार के साथ चले जाना? ये जो तीसरा विकल्प है, उसके बाद कांग्रेस का जो विकल्प बताया मैंने, इन दोनों के बारे में भाजपा कोई बहुत सहज होगी। भाजपा की कोशिश ये होगी कि एनसीपी के ज़्यादातर लोग भाजपा में आ जाएं। इसमें प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे, इन तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये लोग पार्टी के बाकी नेताओं, विधायकों को इस बात के लिए तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद लग रहा था कि स्थिरता की ओर बढ़ रही है और उसने एक ठोस स्वरूप, एक ठोस शक्ल अख्तियार कर ली है, वो सब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब नए सिरे से जो है महाराष्ट्र की राजनीति गढ़ी जाएगी और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी एनसीपी की, कि वो अपने भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुनती है। इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ हो जाएगा। कि बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव कौन लड़ता है? अजीत पवार के परिवार का कोई व्यक्ति लड़ता है, उनके बेटों में से कोई लड़ता है, या परिवार तय करता है किसी और के लिए? इससे तय तो नहीं होगा, लेकिन इससे एक दिशा दिखाई देगी कि अजीत पवार की पार्टी किस दिशा में जाएगी या कौन सा भविष्य का कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। इस दुर्घटना के बाद जो शोक का माहौल है वो जैसे ही शांत होगा, राजनीतिक गतिविधियां वैसे वैसे तेज होती जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिला परिषद के भी चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि इन सभी किरदारों को फैसला करना पड़ेगा कि कौन किस खेमे में रहेगा। एकनाथ शिंदे ज़रूर इसको अवसर के रूप में देख रहे होंगे, क्योंकि उनको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि अजीत पवार के नहीं रहने पर भाजपा के पास वो संतुलन की वो शक्ति नहीं रह गई है। तो उनकी मांग बढ़ सकती है, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है और उनकी सौदेबाजी बढ़ सकती है। चुनौती के रूप में अजीत पवार का परिवार देखेगा, और उसमें मैं शरद पवार को भी शामिल कर रहा हूँ, या कहिए पूरा पवार परिवार देखेगा। पवार परिवार राजनीतिक रूप से अभी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। अजीत पवार के जाने के बाद और कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकता है। जो भी होगा वो समझौते का कदम होगा, या तो बीजेपी की ओर आने या कांग्रेस की ओर जाने। अलग अस्तित्व बनाकर अजीत पवार के बिना इस पार्टी का पॉलिटिकल सर्वाइवल बहुत ही कठिन नज़र आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। जल्दी ही इस बारे में स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।